स्टूडेंट्स, अब ये एक और सवाल आप कह लीजिए, ये एक और सवाल हम लोग देखते हैं कि गाड़ी ए से बी गई एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूरी थी, लेकिन स्पीड S1 से गई, ठीक है, S1 की चाल से गई ए से बी तक, ठीक है, एक्स दूरी थी, एक्स डिस्टेंस था। वैसे ही बी से सी गई, वो भी सेम दूरी थी, एक्स डिस्टेंस एक्स था बी और सी के बीच में, लेकिन चाल थी, स्पीड थी S2, ठीक है। और फिर सी से डी पे गई गाड़ी, ठीक है, कौन से गति से? S3 की गति से, ठीक है, S3 के स्पीड से, ठीक है, सी से डी, और सी से डी के बीच की भी दूरी थी x, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप फिर से ध्यान दिएगा कि सबके बीच में जो दूरी है, ए से बी या बी से सी या सी से डी, तीनों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन चाल चाल अलग है। हमेशा ए से बी जाने में चाल, स्पीड जो थी या गति जो थी वो अलग थी, S1 थी, बी से सी जाने में S2 थी, सी से डी जाने में S3 थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दूरी सेम है और चाल, स्पीड अलग अलग है। तो इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बस सिंपल एक चीज याद रखनी है, एवरेज स्पीड या औसत चाल के लिए आपको हमेशा टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, कुल समय, ये करना होता है, ठीक है। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस आता है, ऊपर जो है कुल दूरी आती है, नीचे टोटल टाइम, नीचे कुल समय। तो बस अब ऊपर आपको टोटल डिस्टेंस लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि पूरा ए से डी जाने में, पूरा का पूरा जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी हुई, तो ए से बी जाने में x दूरी थी, बी से सी जाने में x दूरी थी, सी से डी जाने में x दूरी थी। तो पूरा ए से डी जाने में x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, मतलब 3x हो जाएगा। ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं हम, कुल दूरी या कुल डिस्टेंस ऊपर की बात कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। आइए उसे लिख देते हैं। तो हमने ऊपर जो है लिख दिया टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी की जगह x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स, याद रहे, इसमें सब जगह ए से बी की दूरी भी x थी, बी से सी जाने की भी दूरी x थी, सी से डी जाने की भी दूरी x थी, तो डिस्टेंस सेम था तीनों बारी में, ठीक है। तो इसलिए x प्लस एक्स लिख दिया, ए से डी जाने में x प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम ए से बी जाने में कितना होगा? ए से बी, सिर्फ इतनी दूरी की बात करें, ए से बी की बात करें, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है? जो दूरी होती है उसको गति से विभाजन करना होता है, ठीक है, टाइम, समय निकालने के लिए, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस जो कि ए से बीच का, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है x, उसे S1 स्पीड से डिवाइड करना होगा, तो ए से बी के बीच का टाइम मिल जाएगा। वैसे बी से सी के बीच का टाइम आपको निकालने के लिए बी से सी के बीच की दूरी x और उसे स्पीड S2 से डिवाइड करना होगा। और वैसे ही सी से डी के बीच का टाइम निकालने के लिए सी से डी के बीच की दूरी है x और उसे सी से डी के बीच की स्पीड चाल है S3। तो सी से डी के बीच का टाइम, समय निकालने के लिए आपको x डिवाइडेड बाई S3 करना होगा, ठीक है, x से S3 को विभाजन करना होगा। तो आइए नीचे की बात लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये ए से बी जाने में कितना समय लगा था, ठीक है, वो x बाई S1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और बी से सी जाने में कितना समय लगेगा? x बाई x2 आ जाएगा। और सी से डी जाने में कितना समय लगेगा? x बाई S3, ठीक है। तो ये बस आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, बस सिंपल अलजेब्रा से जब आप करेंगे तो इसका मैं फाइनल रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, 3S1 S2 S3 डिवाइडेड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको
मैंने बस ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपको तरीका समझ में आ जाए, ठीक है, कि एवरेज स्पीड के सवाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ मेरे ख्याल से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो बस आप कंसेप्ट्स लगा के करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप अपने से वैल्यूज़ वगैरह पुट करके करिएगा तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। इसको मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आप याद ना करें। आप बस ये याद रखें, एवरेज स्पीड, औसत चाल या औसत गति निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ऊपर पूरा आपको टोटल डिस्टेंस लिख देना होता है, नीचे आपको पूरा टोटल टाइम लिख देना होता है, ठीक है। ऊपर कुल दूरी, नीचे कुल समय। तो आइए स्टूडेंट्स, ये एक सवाल देखते हैं, ठीक है, कि आपको 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करके 4 इवन नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। और उन सब का एवरेज 9 है। तो आपको तो उन चारों में से जो सबसे बड़ा वाला इवन नंबर है वो बताना है, ठीक है। तो आपको 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है जो कि 9 है, और सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जनरल तरीके से कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। 4 लगातार सम संख्याएं क्या हो सकती हैं, आइए पहले उसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये 4 संख्याएं लिख दी हैं। पहली n है, दूसरी n+2, तीसरी n+4, फिर चौथी n+6, ठीक है। क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पूछा था ना, 4 लगातार सम संख्याएं पूछी थी ना, तो ये लगातार सम संख्याएं ही होंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी इवन नंबर, जैसे आप, ये तो हमने जनरली लिख दिया, आमतौर पे हमेशा इवन नंबर ऐसे दो दो जोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं ना। जैसे सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, फिर अगला 4 आता है, फिर 6 आता है, ठीक है, ये हुआ। या तो फिर आप इवन नंबर अगर आप शुरू करिए 10 से, तो 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरुआत हो रही है 4 इवन नंबरों की, 4 सम संख्याओं की। तो इसीलिए हमने एक जनरल आम तौर पे मान लिया है कि n से शुरुआत हो रही है वो इवन नंबर, फिर उस n से अगला वाला इवन नंबर n+2 आएगा, फिर उससे अगला वाला n+4 आएगा, फिर उससे अगला वाला n+6 आएगा, ठीक है। अब ये 4 इवन नंबर हमने मान लिए। अब ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि इन चारों का, ठीक है, जो एवरेज है, जो औसत है वो 9 है, ठीक है। औसत 9 है इन चारों का। तो बस सिंपली आपको वो फॉर्मूला लगा देना है एवरेज का, ठीक है, औसत का। इन सबको जोड़ देना है, इन चारों इवन नंबर को जोड़ देना है, और बटे 4 करके, 4 से विभाजन करके, वो किसके इक्वल बता रहा है क्वेश्चन में, वो 9 के बराबर है। आइए ये पूरी बात मैं लिख देता हूं। तो एवरेज औसत जो है वो हम इन चारों सम संख्याओं को, ठीक है, इन चारों इवन नंबर्स को ऊपर प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, इन चारों को जोड़ देंगे ऊपर। तो n लिखा, फिर n+2 दूसरा नंबर जो था वो लिखा, फिर n+4 जो कि तीसरा नंबर था, फिर प्लस n+6 जो कि चौथा नंबर था, ठीक है। अब पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो पूरी चीज निकली स्टूडेंट्स, ये जो है एवरेज औसत है। और हमें दिया ही हुआ है सवाल में कि एवरेज औसत 9 है, तो इस पूरे को 9 के बराबर कर देंगे। तो एवरेज औसत की जगह 9 लिख दिया। अब ये 4 जो है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 9 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा 4, जब मैं इधर से इधर ले जाऊंगा। और स्टूडेंट्स ये तो पूरा आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 9 × 4 हो गया, जो कि 36 होता है। और राइट साइड मेरे पास n प्लस n+2 प्लस n+4 प्लस n+6 रह गया। तो 4n है मेरे पास, तो इसलिए 4n हो जाएगा, और 2 + 4 + 6 12 हो जाएगा। अब मैं 12 को इधर ले जाऊंगा, तो 36 - 12 हो जाएगा, 36 - 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 24 इधर आ गया, और इक्वल टू 4 × n, राइट साइड है, दाएं साइड, ठीक है। तो इसमें से n जो है मेरा 24/4 निकल के आया, जो कि 6 आया, ठीक है। तो n जो है, तो ये मतलब क्या हुआ इसका स्टूडेंट्स, तो मतलब n की जगह मुझे 6 पुट कर देना है। तो n 6 यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो n 6 हो जाएगा। मतलब पहला जो इवन नंबर था, पहला जो सम संख्या थी वो 6 थी, ठीक है।
फिर यहाँ पे n+2 है, दूसरी संख्या, दूसरा नंबर जो हमने माना था n+2 माना था, तो वैसे ही n को यहाँ पे 6 रख दूंगा, तो 6 और 2 मिला के 8 हो जाएंगे। तो मतलब जो दूसरा इवन नंबर था, जो दूसरी सम संख्या थी, वो 8 हो गई। वैसी तीसरी सम संख्या, तीसरा इवन नंबर 10 हो गया, और चौथा इवन नंबर, चौथी जो सम संख्या थी, वो 12 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो चार जो सम संख्या जो आ गई निकल के, वो कौन सी आ गई? ठीक है, चारों की चारों 6 आ गई, फिर 8, फिर 10 और 12। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। तो n की वैल्यू जो 6 आई, तो वो मैंने इन इन चारों नंबरों के अंदर मैंने n को पुट कर दिया 6, तो ये हमारे पास चारों इवन नंबर्स आ गए। ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या था, सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होगा? तो 12 है। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या पूछी थी सवाल में, तो इस क्वेश्चन का जवाब है 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखना है कि आखिर में क्वेश्चन पूछा क्या है। तो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था ये। ठीक है, तो जो चारों इवन नंबर थे जो हमने माने थे, ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी थी। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल के आई? 12। ठीक है, तो ये है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये एक सवाल करते हैं कि ये एसएससी 2012 में भी आया था ये सवाल। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। तो एक नाव में 12 हैं कर्मी दल, ठीक है, क्रूमैन, ठीक है, जो मतलब नाव वगैरह चलाते हैं मिलके। ठीक है, वो 12 लोग हैं वो। तो उनका औसत वजन, एवरेज वेट जो है जितना भी था, वो 1/3 kg बढ़ जाता है जब उन 12 लोगों में से उस 55 kg के आदमी को बदल के एक नया आदमी लाया जाता है। तो ठीक है, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो पहले 12 लोग थे ना उस नाव में, तो उस 12 लोग में एक 55 किलो का एक आदमी था। ठीक है, तो उसको बदल के एक नया आदमी लाया गया। ठीक है, एक नया आदमी लाया गया, और फिर ये जो पूरे 12 लोगों का औसत वजन जो था, एवरेज वेट जो था पूरे 12 लोगों का, वो 1/3 kg बढ़ गया। तो ये जो नया आदमी लाया गया, ठीक है, जो रिप्लेस किया गया, बदल दिया गया पुराने आदमी से, तो ये जो नए आदमी का वजन हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको तो स्टूडेंट्स पता ही है, एवरेज निकालने का तरीका, सबको आपको जोड़ देना होता है ऊपर, और नीचे कितने लोग हैं या कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना होता है, नीचे जो है विभाजन कर देना होता है। तो ऊपर हम लोग जोड़ रहे हैं कि कितने वजन के बारे में पूछ रहा है, तो सबका वजन जोड़ देंगे हम ऊपर। तो पहले आदमी का वजन x1 माना है, दूसरे का x2, तीसरे का x3, ऐसे करते करते 12 लोगों का x12 तक। ठीक है, तो ये 12 लोगों का हम ऊपर वजन जोड़ रहे हैं और डिवाइड बाई 12 करके औसत निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि हमें औसत भी दिया नहीं है। ठीक है, तो औसत को भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने ये इस एवरेज को y मान लिया है। ठीक है, तो ये पूरी चीज जो है, जब 12 लोग थे शुरुआत में, ठीक है, जब किसी की अदला बदली नहीं हुई थी, तब ये है हमारे पास। ठीक है, तो उस वक्त का एवरेज है y। ठीक है, अब 12 लोगों में से एक 55 किलो के आदमी को बदल दिया गया नए आदमी से। ठीक है, तो आइए इस बात को लिख देते हैं। ठीक है, तो x12 को हटा दिया और नया आदमी x13 आ गया। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया, तो जब x13 आदमी आ गया, ठीक है, x1 से लेके x11 तक, x1 से लेके x11 तक तो वही सेम लोग थे, लेकिन स्टूडेंट्स सवाल में ये कहा है ना कि एक आदमी को जिसका वजन 55 किलो था, तो मान लीजिए x12 जो है, x12 जो है, इसका वजन 55 किलो था, इसको हटा दिया और नया आदमी इसकी जगह आ गया x13। ठीक है, तो इसमें तो x12 नहीं रहेगा ना, तो अब ये x13 जो नया आदमी आ गया, तो इस पूरे का अब नया एवरेज लिया जाएगा इन पूरे लोगों के वजन का। ठीक है, नया एवरेज लिया जाएगा, तो वो पुराने एवरेज से 1/3 बढ़ रहा था। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन में कि जो है पुराना जितना भी औसत वजन था वो 1/3 बढ़ जा रहा था, तो इसलिए पुराना एवरेज हमारा
पुराना औसत y था, तो नया एवरेज, नया औसत y प्लस 1/3 हो गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं हमारी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने x12 वाला जो आदमी था ना, उसको हमने हटा दिया और नए आदमी को हम ले आए और फिर नया एवरेज, नया औसत यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो हमने एक तरीके से माना है कि x12 ही था वो आदमी जिसका वजन 55 किलो था। ठीक है, तो x12 जो है वो 55 होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। ये आप कोई किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, किसी आदमी को भी। तो हम लोग बस किसी एक आदमी को जो कि x12 है उसको बदल रहे हैं। ठीक है, उसका वजन 55 किलो था, ये हमने माना है। अब ये जो नया आदमी आ गया x13, तो अब इससे देखते हैं कि अब आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये मैं अलग से ये भी लिख देता हूं कि x12 को हमने 55 किलो माना है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि x12 जिसे हमने बदला, ये जो आदमी था इसका वजन 55 किलो था। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है यहाँ पे कि बाद में हमें याद रहे। तो स्टूडेंट्स ये जो बाद में ये जो इक्वेशन आई है, ये नया एवरेज, नया औसत निकला है जब x12 हट के x13 एक नया इंसान आ गया, इस ग्रुप में, इस समूह में शामिल हो गया। ठीक है, तो अब आपको बस करना क्या है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना है। तो आइए ये करते हैं। तो जब हम इस दूसरी इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो लेफ्ट साइड का देखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू के बाएं साइड का। तो ये तो बड़ा ही आसान है, इधर y प्लस 1/3 है और इधर y है। तो y प्लस 1/3 माइनस y करेंगे तो ये y और ये y कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1/3 बचेगा। ठीक है, अब इक्वल टू के राइट साइड की बात करते हैं, इस साइड। तो ये जो पूरी चीज है, इसमें आप देख रहे हैं x1 से लेके x11 तक बाई 12 जो है वो इस पूरे को x1 से लेके x11 बाई 12 को काट देगा, क्योंकि वो तो सेम ही है ना। बस बदला क्या हुआ था इस दोनों इक्वेशन में, इधर x13 था, इधर x12 था, तो इसीलिए x13 माइनस x12 बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं, x13 निकालते हैं कि x13 क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तो हमारे पास x13 जो है ये आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, x13 इज इक्वल टू x12 प्लस 4। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, और तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, और फिर इधर -12 जब इधर से इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो इधर 4 पहले से ही था तो 4 प्लस x12 हो जाएगा, और इस साइड x13 रह जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिख दी है। अब स्टूडेंट्स हम सबको तो पता ही था कि x12 जो है वो कितना था, 55 था। x12 जो आदमी का जो वजन था वो 55 किलो था, तो ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x13 है वो हमारा 59 kg आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो बदला था ना, जो नया आदमी आया था, ठीक है, जो शामिल हुआ था, तो उस नए आदमी का वजन है 59 किलो। तो पुराना आदमी जो 55 किलो था उसे हटा दिया था, और ये नया आदमी जो आया था इसका वजन 59 किलो था। यही हमसे पूछा था। ठीक है, हमसे जो है सवाल में यही चीज पूछी गई थी कि व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन इन केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 59। ठीक है, 59।